हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉकिंग पॉड। बहुत ही सीनियर और बहुत ही खुशी की बात, एक ऐसे सीनियर जिसको देखकर आपने अपने कैरियर का स्टार्ट किया हो, और जब चंद एक चुनिंदा नाम हमें एडवर्टाइजिंग की फील्ड में नज़र आए और जो नुमाया हो चुके थे उस वक़्त तक जब मैंने शुरू किया, तो उसमें एक नाम ऐसा कि जिसको ढूंढना, पकड़ना, अरेंज करना, इंटरव्यू के लिए बुलाना, लाइन अप करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया था। पिछले 2-3 हफ्ते से मैं लगा हुआ था जब से मुझे पता चला कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि अब मोस्टली उनका वक्त पाकिस्तान ऐसे होता है कि वो पाकिस्तान अब विज़िट पे आते हैं। रहते वो अब कनाडा पे हैं और बहुत ज़बरदस्त हमारे सीनियर हैं, और मुझे थोड़ा-सा ये शगफ़ या एक एडवांटेज है कि जितने सीनियर हैं उन्होंने दोस्त बना के रखा, तो वो चीज़ आपको हमारी गुफ्तगू में भी नज़र आएगी। मैं बहुत सीनियर हमारे डायरेक्टर, हमारे कॉन्सेप्ट राइटर, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर और सोच प्रोडक्शन के सीईओ जनाब इनाम रहीम साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काशिफ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। आपने तो तो बड़ा आपको ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। अमिताभ के बाद ये लाइन आप पे आ गई। आप कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आना होता है थोड़े वक्त के लिए, और उसमें कुछ पर्सनल मसरूफियात बहुत होती हैं। उसके साथ साथ कुछ काम की वजह से मैं आता हूँ, तो उनको लेके चलना और फिर एक ख़ास वक्त निकालना ज़रा सा। बट आपने कहा था तो मैंने पूरी कोशिश की, और आज देखें हम यहाँ हाँ, बैठे हैं। हो गया। नहीं, अच्छी बात ये भी है कि ज़ाहिर है कि जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपने जब यहाँ से अपना सफ़र शुरू किया, ज़ाहिर है दोनों तरीक़े का सफ़र होता है, एक अंग्रेज़ी का, एक उर्दू का, और वो हर एक के कैरियर में डेस्टिनी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी जब आप इनिशियली शुरू करते हैं। तो बड़ी एक आपकी बड़ी मज़ेदार जर्नी रही इस सफ़र। तो आपने कैसे पाया और ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? जो तुमने अभी बात की ना काशिफ, के अंग्रेज़ी का सफ़र और उर्दू का सफ़र, वो बड़ी रेलेवेंट बात इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि सुनने वाले और देखने वाले ये समझें कि मेरी लाइफ जहाँ से शुरू हुई है, मगर अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले, और तो मैंने जितना मज़ा इस सफ़र में लिया है, दोनों उर्दू और अंग्रेज़ी को मिला के, वो बहुत ही यूनिक है। और बहुत कम खुश नसीब ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कुछ रास्ते में थक जाते हैं, कुछ मंजिल पे पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ घबरा जाते हैं, कुछ थक जाते हैं। मैं अगर आपको इस तरह शुरू करूं कि अगर आप एडवर्टाइजिंग के कैरियर से मेरा मेरा आगाज़ हो, तो उससे पहले भी बहुत लंबी कहानी है, जो कि 50% ऑफ माई लाइफ। मैं एक मज़ाफ़ाती बस्ती में रहता था, वहीं हमारी पैदाइश थी, और हमारी पूरी तालीम जो है वो उर्दू मीडियम, बिल्कुल प्योर गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे कि जाते हैं मोहल्ले के स्कूलों में, वहाँ से वहाँ बड़ा आपका एक लिमिटेड सा ख्वाब होता है। आपको पता होता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और आपका कैरियर चल पड़ेगा, किसी बैंक में चले जाएंगे, और यही आपको सिखाया भी जाता है कि ये आपका, हमने टाइपिंग भी सीखना शुरू कर दी और ये सब भी शुरू। लेकिन थोड़े थोड़े वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि मुझे ना थोड़ी लिटरेचर में दिलचस्पी पैदा हो गई। मेरे जानने वालों में, थोड़े टीचर्स में, और थोड़े जहाँ मैं उठता बैठता था, अल्लाह ने पता नहीं क्या ऐसा वो ज़रिया पैदा किया कि मेरे साथ कुछ पढ़े लिखे लोग आने लगे, तो जुड़ मुझे गए। अब जुड़ गए और मैं उनसे जुड़ गया। तो मुझे अपने अंदर ना एक स्पार्क थोड़ा सा फील होता था, जो मैं थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि दुनिया को एक मुख्तलिफ नज़र से देखने का स्पार्क पैदा। तो मुझे थोड़ा सा अपना आप थोड़ा इररेलेवेंट नज़र आता था उस सारे सिनेरियो में। आप अपने आप को मिसफिट समझ रहे थे उस वक़्त अपने उस उस सिनेरियो सिनेरियो में में? उस सिनेरियो में मैंने बचपन में मिसफिट समझना शुरू कर दिया था। मुझे लगता था कि ये तो मंजिल नहीं है, ओके। ये काफ़ी नहीं है। अच्छा, मेरे वालिद भी पढ़े लिखे आदमी थे, मगर उनकी वही टिपिकल सोच थी कि जी, यार जी। बस तुम जल्दी से करो। हाँ। वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे कि मैं तुम्हें अपनी जगह पर लगवा दूंगा और वहाँ बैठ जाना। बहरहाल हमारी तालीम हुई, तो फिर उसके बाद मुझे एक मौका ये मिला कि मैं कराची यूनिवर्सिटी चला गया, हुँ। जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था मेरे लिए। और वहाँ मैं जिस डिपार्टमेंट में मुझे दाखिला मिला, उसका हमें अलिफ बे भी नहीं पता था उस वक्त। उसे उस ज़माने में अबलाग आम्मा या जी, जर्नलिज़म से ट्रांसफ़र बिल्कुल। होकर वो अबलाग आम्मा, और आम लफ्ज़ों में उसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है ना। तो हमें तो इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन वहाँ जाके अपना आप
थोड़ा फिट होता हुआ नज़र आया। वहाँ क्रिएटिविटी का आगाज़ हुआ, वहाँ राइटिंग का आगाज़ हुआ, वहाँ पढ़ाने वाले बड़े लर्नेड लोग, प्रोफेसर ताहिर मसूद साहब प्रोफेसर उस ताहिर वक्त आपको मसूद, सबसे बिल्कुल। पहले वही मिले होंगे मेरा ख्याल, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो मुझे मिले थे उस ज़माने में तो मतीनुर रहमान अच्छा, मुर्तज़ा थे। मतीनुर रहमान साहब थे। उसके बाद काफ़ी बदले, हाँ, लेकिन मैंने ताहिर साहब के ज़माने में भी काफ़ी वहाँ पर जी पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ाया है, पढ़ा है। क्योंकि उस वक्त मैं पास आउट हो चुका था। सही है। महमूद गजनवी एक बहुत अच्छा, बड़ा मुझे नाम है। बताइए कि कैरियर ने आपको चुना, आपने कैरियर को चुना? यार सच्ची बात है, कैरियर ने मुझे चुना। कैरियर ने आपको चुना। हाँ। अच्छा, और दूसरा ये बताइएगा, क्योंकि सुनने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स सुनते हैं, आप ये मुझे बताइए, आपके इस कैरियर में जो तालीम आपने हासिल की उसका कितना बड़ा अमल दखल है, या ये बिल्कुल एक डिफरेंट सी बात और डिफरेंट सी सिमत हो गई थी? देखिए, सेकेंडरी और कॉलेज की जहाँ तक तालीम है वो तो ज़ाहिर एक वो बड़ी तो रेगुलर यूनिवर्सिटी तालीम की है, बात कर रहा, लेकिन अबलाग आमा। यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में जाना, अच्छा देखिए, हम लोग थोड़ा सी गलती ये करते हैं, हम समझते हैं कि बस वो आपको सब कुछ दे देगी वो तालीम, और उसके बाद आप पायलट बन के निकलेंगे वहाँ से और जहाज़ में बैठेंगे और उड़ाना शुरू। ऐसा नहीं होता। तालीम एक आपका रवैया, आपका एप्टीट्यूड सेट करती है, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल आपके एक्सपोजर्स हैं, जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा रोल है उस तालीम का। उसने कम से कम ये सिखाया, ये बताया कि ये भी एक फ़ील्ड है, इसमें भी कैरियर बनाया जा सकता बिल्कुल है, सही है। और इसको इस तरह लिखा जाता है, इसको इस तरह पढ़ा जाता है। एक साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं था, क्योंकि जो आपका एक रंगीन दुनिया, एडवर्टाइजिंग की दुनिया एक रंगीन दुनिया कहलाती है। उस ज़माने में जहाँ से आपने अपने मज़ाफ़ात का बताया, फिर उसके बाद जो आपने चीज़ें लेकर आई, तो आपको कहीं डर नहीं लगा कि मैं कहाँ एंटर होने जा रहा हूँ? ये तो मेरे लिए, ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं लगेगा, एक आम इंसान तो था मैं। उसको कैसे ओवरकम मैं किया? बताता हूँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको क्योंकि इसमें ये बताता हूँ। ये जो मेरा मेरा कैरियर शुरू हुआ एज अ जूनियर उर्दू कॉपीराइटर। ठीक, ठीक है, मेरे एक बड़े मरहूम, बहुत मोतबर नाम है, वो बहुत बड़े शायर थे, जनाब अजमल सिराज साहब। बिल्कुल मरहूम, अजमल सिराज उस वक्त उर्दू कॉपीराइटर थे एक बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग एजेंसी बिल्कुल, में। उनका दिल नहीं लग रहा था, बिल्कुल सही, और मैं जाके, मुझे एक जॉब मुझे मिल गई थी, मैं पोजीशन होल्डर था, तो हमारा जंग जो अखबार है उसने मुझे एक जॉब दे दी थी। बिल्कुल ठीक, मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा, उन्हें अखबार में आना था, बिल्कुल। उन्होंने मुझे एडवर्टाइजिंग में। ओके, हम दोनों ने अपनी जॉब्स ये बदल ली। अजमल भाई को जाता है क्रेडिट ये के इस क्रेडिट, तरह। अच्छा, हाँ, मेरा था एडवर्टाइजिंग में, मैं हाँ, कोशिश कर रहा था, बट सही है। मुझे ना कॉन्टेक्ट्स हाँ, नहीं थे। कॉन्टैक्ट नहीं निकल रहा मैं था। जहाँ जाता था तो इतनी सही ज़्यादा है, मेरे ताल्लुकात नहीं थे, बिल्कुल ज़ाहिर है सही है, बिल्कुल। मैं बिल्कुल ही अलग दुनिया से हाँ, वो आता था। कॉपी से ज़्यादा सहाफ़ी, हाँ, सहाफ़ाना ज़िंदगी। और उधर जानना पहचानना था मेरा, सही है, अखबार की दुनिया में बिल्कुल सही है, जानता था मैं लोगों को, प्रेस क्लब में जानता सही था। है। बहरहाल, टू कट इट शॉर्ट, मेरा सफ़र हुआ जूनियर उर्दू राइटर के और वो की आपकी पहली जॉब हुई वो मेरी पहली एमपीएल, जॉब, MPL मैनहट्टन पाकिस्तान। मैनहट्टन पाकिस्तान, वो वहाँ से मेरी पहली जॉब थी, और उसके बाद दूसरी बड़ी जॉब मेरी आर्लिंटास हार्लैंड में। एडवर्टाइजिंग, जो कि मेरा सबसे बड़ा कैरियर है और जहाँ मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बल्कि हुई। वहाँ की तो कुछ अभी मैं और भी आगे बात हाँ, करता हूँ जी। तो वो जो आपने भी बात की ना, वो बहुत नर्वसनेस थी, वो माहौल बिल्कुल अलग था। हमने तो जॉब के बारे में जो सुना था वो तो एक बड़ा हाँ, अलग सा, सूखा बिल्कुल, सा एनवायरनमेंट, बिल्कुल। स्ट्रिक्ट सा, कि एक बॉस होगा, एक 9 to टेबल 5, होगी, 9 to 5 जॉब हाँ, होगी, वो सारे रिवायती। मर्द काम कर रहे होंगे, और सारे मतलब, मगर वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ का फर्नीचर, वहाँ का माहौल, म्यूज़िक, म्यूज़िक, ईच एंड एवरीथिंग, कॉफ़ी, ये वो हाँ, सब वो पूरा सब कुछ एक अलग ही। और सबसे बड़ा जो ख़तरनाक हाँ, एलिमेंट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश, जब एक उर्दू जूनियर कॉपीराइटर वहाँ जाता है, जी, और ये मेरा मसला नहीं है, ये जी। बहुत बड़े लोगों और का मसला बिल्कुल, है, इसीलिए आज हम इसको भी एड्रेस करते हैं तो अभी, बिल्कुल, वो एक बड़ा फियर था बिल्कुल। शुरू में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ मैं बहुत फोकस था, नेचुरल टैलेंट मुझ में मौजूद था, ये बात तो फैक्ट है, उसके बगैर आप चल नहीं सकते। अच्छा, उसी ज़माने की ना एक बड़ी लाइन मशहूर हुई, और वो लाइन अक्सर जगहों पे बड़ी पॉपुलर सुनने को मिली, कि पुल के इस पार और पुल के उस पार। और उसमें एक चीज़ ये भी आई कि आप, चूँकि एडवर्टाइजिंग की ही, मैंने भी अपना कैरियर एडवर्टाइजिंग से शुरू किया, ओरिएंट से, तो ज़ाहिर है कॉपी क्या होती है, या बिग आइडिया क्या होता है, या कैसे। हम भी जब बड़े हो रहे थे तो हमने देखा कि यार ये तो कुछ काम भी गड़बड़ है। वो कैसे देखा सर? कि ज़ुबान से आपकी तालीम या आपकी सोच को मैच कर दिया गया, कि अगर आप उस ज़ुबान में बात नहीं कर रहे तो आप शायद अच्छा नहीं सोच पा रहे, जबकि ये दो अलग बातें हैं। दूसरा, रंगत को लेके एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा इस बात को रखा गया, और ये हमने शुरू से देखा। बहुत सारे ब्रांड हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं, जिन्होंने उस रंग की खूबी को बताने की बजाय उन्होंने कहा कि तुम अपने रंगत को बदलने की कोशिश। वही चीज़ आ गई पुल के उस पार वाली। मैं 2-3 सवाल एक साथ अभी फेंक रहा हूँ आपकी तरफ।
तो आपने उसके अंदर एक तो पुल के उस पार वाला जो अपना सफ़र था वो कैसे देखा, फिर आपने इस चीज़ से अपने आप को कैसे बचा के, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में उस वक्त ये बड़ा एक दौर चल रहा था कि क्लाइंट इस तरीके के कामों को या इस किस्म की अप्रोच को बहुत देखा बहुत करता था। देखा करता और था। दूसरा ये कि उर्दू ज़ुबान में अगर आप बात कर रहे हैं तो शायद आप काबिल नहीं हैं, आप जाहिल हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो आप काबिल हैं। इस 3 चीज़ों से आपने कैसे अपने आप ये को तो निकाला? देख लें, रिगार्डलेस द इंडस्ट्री, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, बैंकिंग हो या कोई और भी शोबा हो, ये मसले वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तालीम, जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो मैं थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी ज़बान से, चूँकि ज़ाहिर है वो सब्जेक्ट ऐसा था तो हमारी अंग्रेज़ी उस कदर बेहतर हो गई थी कि थोड़ी बातचीत को हम लेके चले। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल लैंग्वेज और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, वहाँ जब आप आते हैं तो ऑफ कोर्स आपको एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड, एक ख़ास किस्म की एजुकेशन, जो कि सब लोग, वो जो आपने कहा पुल के उस पार, वो मौजूद थी और उसी का दौर था, उसी का ही राज था। लेकिन यहाँ मैं एक बात बोलता हूँ, हम घबरा जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। मैंने उस चीज़ को एक बिल्कुल अलग तरह से लिया। मैं ये कहता हूँ काशिफ़ कि आपने कहा ना कि क्या उर्दू वाला टैलेंटेड नहीं हो सकता, क्या वो बहुत बड़ा राइटर नहीं? अगर ये बात आपको साबित करनी है तो अपने टैलेंट को लैंग्वेज के बैरियर के पीछे मत छुपने दें, सही है, मत छुपाएं उसको, सही है, घबराएं मत सही है। कि यार मैं तो ये ज़बान नहीं बोल सकता, मेरी तो ज़बान इंग्लिश नहीं है, तो अब मैं क्या करता हूँ, चुप ही हो जाता हूँ। ये ना करें। इंग्लिश को आप एज ए लैंग्वेज तो चलें, लैंग्वेज आप जितनी भी सीखें, फ्रेंच बहुत अच्छी सीखें, बात स्पेनिश, है, बहुत अच्छी बात, बहुत। लेकिन एडवर्टाइजिंग में इसको एज ए टूल समझें। अब आज की दुनिया में आप कितने सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं जो आपको नहीं भी आते, आप सीखते हैं, आप दौराने जॉब आप जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप सीखते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका बॉस कहता है नहीं भाई तुमको ये सॉफ्टवेयर सीखना है, तो आप इंग्लिश को भी और प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी सॉफ्टवेयर समझ लें, उस पर मेहनत करें, उस पर तवज्जो दें, मत बोलें अंग्रेज़ी हर वक्त, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जिन कंपनीज़ के लिए काम किया उनमें ज़्यादातर एक्सपैट्स आते थे बाहर से, बिल्कुल ठीक है, गोरे होते थे गोरे होते थे। और वो मार्केटिंग डायरेक्टर भी होते थे। अब मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, मैं अपनी कंपनी का नुमाया नाम हूँ, एंड माय बॉस ट्रस्ट्स मी अ लॉट, वो मुझे भेजता है, तो क्या वो अब मुझे कहेगा इनाम वहाँ जाके इंग्लिश बोल लोगे? ये अब मेरा काम है, सही है। मुझे अपने आप को पूरी तरह से इन प्रिपेयर सारे करना है। हथियारों से लेस रखना है। मैं सब यंगस्टर्स को बोलता हूँ, आप शायर हैं उर्दू के, आप राइटर हैं, आप उर्दू के लेक्चरर हैं, उर्दू लिटरेचर पढ़ाते हैं, मैं बहुत शगफ रखता हूँ इन सारी चीज़ों से, लेकिन इंग्लिश को सिर्फ एक टूल समझ के और अपना एक छुपा हुआ हथियार समझ के, ताकि कभी आपका ऐसा मौका आए और जहाँ आपको उस अंग्रेज़ी ज़बान में, या आपको ऐसे प्रोफेशन में जाना पड़े जहाँ 75% इंग्लिश बोली जाती हो, तो आप घबराएं नहीं, आप उससे निकल पड़े। तो उसका देखें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ। अब मैं ज़रा से जल्दी से जी, जी, आपको एक नहीं, जगह नहीं, लेके बहुत चलता अच्छा है, सही हूँ। है। मैं जब यहाँ से कनाडा गया, जी। तो कनाडा, पाकिस्तान से कनाडा जाके किसी अच्छे प्रोफेशन में जगह बनाने के लिए जो सबसे बड़ा बैरियर है ना, वो लैंग्वेज है। दैट इज़ लैंग्वेज। यस, इवन व्हेन यू टॉक टू योर नेबर्स, ऐसे जब ही है। आप किसी से बात करते हैं, आप हेलो हाय वेदर इज़ गुड, ये सारी बात तो नहीं कर नहीं कर सकते ना। सकते ना। वो आपसे ये भी पूछेगा यार तुम्हारे मुल्क की इकोनॉमी कैसी है, वो आपसे अंग्रेज़ी में ये भी पूछेगा यार कल्चर कैसा है, क्यों उठ उठ के लोग पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं, वो ये भी पूछेगा कि यार रमज़ान का मतलब क्या है, क्या है? क्या इसकी थीम है, क्या इसका बैकग्राउंड है। तो आपकी अगर लिमिटेड स्किल्स हुई लैंग्वेज के अंदर, तो आप तो परेशान हो जाएंगे। सेम गोज़ फॉर प्रोफेशनल इंडस्ट्री। जब आप वहाँ की एजेंसीज़ के लिए काम करते हो, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के लिए, वहाँ के प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, वहाँ चले तो चूँकि हम बाहर यहाँ पर आ गए कनाडा, अब मैं पूछ रहा हूँ, देखिए अब जब डोमेस्टिकली काम करने में हाँ हाँ और कनाडा जैसे मुल्क में काम करने के लिए, अभी आप लंदन में भी काम कर रहे थे, फिर हाँ आप दुबई हाँ, में फ्रीक्वेंटली काम कर बिल्कुल, रहे होते हाँ हैं, हाँ तो बिल्कुल। ये जो 4-5 डेस्टिनेशंस हैं इतनी मैं बड़ी। यूएसए में भी बड़ा हाँ, रेगुलर यूएसए में काम भी आपने करता हूँ। रेगुलर काम किया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, वो आपने कैसे फ़र्क मैनेज किया पाकिस्तान के क्रू के साथ काम करके और इंटरनेशनल क्रू के साथ काम करके? क्योंकि मैंने भी एक आध कॉन्फ्रेंसेस या एक आध वर्कशॉप बाहर जाके अटेंड की, सब कुछ की, तो मैंने देखा वहाँ बहुत ही मिनिमम लोगों के साथ कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें, और हमारे पास वो पूरा का पूरा कॉन्वॉय आपके हाँ, साथ चल रहा हो। तो ये आप जैसा आदमी जिसने यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, तो आपने कैसे पाया और क्या चीज़ में बिल्कुल। फ़र्क इसमें महसूस दो किया? तीन चीज़ें हैं काशिफ। एक तो ये कि अगर ओवरऑल एडवर्टाइजिंग के अगर सिनेरियो को लिया जाए ना, तो एडवर्टाइजिंग
कल्चर बेस्ड होती है। ठीक है, ठीक है, हमारा कल्चर जिस तरह का है हम उसी तरह के कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, उसी तरह की स्टोरी लाइंस बनाते हैं। वहाँ का हमारे कल्चर में जो है इमोशंस बहुत इन्वॉल्व होते हैं, रिश्ते बड़े इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग इस पर ऐसे ही चलती है। है। वहाँ ह्यूमर का बहुत बड़ा रोल है, वहाँ दूसरी अक़दार का बहुत बड़ा रोल है जो उनके कल्चर में। बिल्कुल सही। बहरहाल ये एक अलग बात है। लेकिन जो आपने बात की ना कि क्रू को हाँ, मैं मैनेज करना, प्रोडक्शंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन क्योंकि स्केल को आप मैनेज करना, हमेशा से माशाल्लाह टॉप पे रहे ना, हाँ, उस तरीके से कि वहाँ जाके भी, वहाँ क्योंकि जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे ब्रांड्स पे काम किया। ये टॉप पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने नहीं, बहुत अच्छे अपनी कंपनी के तो अपनी आप देखें ना, टॉप पे रहे ना, हाँ, आप अपनी देखें ना, कंपनी आप जिसके साथ अगर मिलके भी कर रहे हैं, जैसे अभी मैं नाम लेना चाहूँ तो, जैसे आपने इतना बड़ा काम किया लंदन जाके, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम बिल्कुल किया किया। आपने, और ये तो आप अपनी कंपनी को तो टॉप पे थे ना बॉस। जी मैं ये जी कह रहा हूँ उस पोजीशन पे जाके आपने किस तरीके से मैनेज की प्रोडक्शंस को, बिल्कुल, मैं ये मैं बताता सब हूँ पूछना आपको। चाह रहा हूँ। देखें, यहाँ रहते हैं ना आप, यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है लेबर आपकी बड़ी अफोर्डेबल है। ठीक हो गया, तो उसलिए आप एक काम के लिए 5 लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपकी लाइट की टीम में 8 लोग, बिकॉज यू हैव टू पे देम अ वेरी रीजनेबल, मतलब वेरी मिनिमम अमाउंट। वहाँ जब आप जाते हैं, वहाँ एक सर्टन वर्किंग आवर्स हैं, उनकी एक बिल्कुल सर्टन प्राइस है, बिल्कुल आपको प्राइस देनी है। देनी वो है। पर आवर पे काम करते हैं। और वहाँ के बजट्स बड़े प्रैक्टिकल बजट्स होते हैं। वो फिजिबिलिटी बनाते हैं। वो ये नहीं कि यहाँ पर बजट्स थोड़े से, बिकॉज यहाँ मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक है, हमारी एडवर्टाइजिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी फोकस्ड, कंज्यूमर फोकस्ड मार्केट है, और बड़ा देखभाल के मार्केटिंग बजट्स को खर्च किया है। उसलिए आपको बड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ क्रू आपको पास होता है, और उसी में आपको अपने आप को आदी बनाना पड़ता है। एक नई ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है कि अच्छा यार, मुझे बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वही क्वालिटी देनी है जो मैं वहाँ देता था। और फिर अब अपने आप को आप ट्रेन करते हैं, उसके लिए आपके अपने काम 5 बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ आर्ट डायरेक्टर भी है, मेरे पास यहाँ ड्रेस डिज़ाइनर भी है, मेरे पास बिल्कुल यहाँ है, वार्डरोब डिज़ाइनर भी, सब हैं। सब है, ठीक है ना, प्रोडक्शन टीम है पूरी पूरी, पूरी प्रोडक्शन टीम है। वहाँ मुझे इनमें से 3-4 काम खुद करने खुद पड़ते करने हैं, पड़े। वहाँ पर तो खुद करने इसका पड़ते हैं। मतलब है कि आपको इतनी सलाहियत होनी चाहिए आपको इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप वो काम हाँ, खुद से कर सके बिल्कुल ना, बिल्कुल। अदरवाइज तो देखिए, ये तो नहीं, आप यहाँ तो चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं, यहाँ तो कुर्सी पे वहाँ बैठ जाते हैं आप, हाँ और आप बॉस होते हैं। वहाँ पर ये नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। वहाँ दूसरा पर मुझे ये बताइएगा कि जब आप पाकिस्तान से कनाडा से पहले का एक चीज़ है, जाहिर है कि एक 14 साल आपने 14 से 15 साल आपने शुरू में इनिशियली मुख्तलिफ एजेंसीज में काम किया, बिल्कुल सब किया, कुछ किया। बिल्कुल उसके किया। बाद फिर आपको कैसे ख्याल आया एकदम से वन फाइन मॉर्निंग, या कोई तैयारी चल रही थी कि नहीं यार नाउ अब जॉब बहुत हो गई? और ये कब ख्याल, नए सुनने वालों के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल कब ये ख्याल इंसान को महसूस होता है? क्या उसके लिए कोई सर्टन मतलब टाइम गुजारना ज़रूरी है, या किसी वक्त भी ये चीज़ कर अब ये सकते हैं आप? वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बिकॉज कुछ लोग हैं जिनके 30-30 साल के कैरियर्स हैं ठीक एडवर्टाइजिंग है, में, वो नहीं निकले, नहीं निकले, वहीं से रिटायर हो जी, गए। अच्छा, मेरे साथ ना 2 मसले थे, मैं आपको सच बताता हूँ। एक मसला ये था कि मैं जिन कंपनीज़ के लिए काम कर रहा था, वहाँ पर बहुत स्टीरियोटाइप एडवर्टाइजिंग हो रही थी, हो रही थी। 90% ऑफ आवर एडवर्टाइजिंग वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग और रीजनल एडवर्टाइजिंग, बिकॉज आपको पता है वो कंपनीज किस तरह परफॉर्म करती हैं रीजन में। सही, तो एक स्ट्रैटेजी रीजन में बनती थी ना, वी वर बेसिकली फॉलोइंग ऑल द एड्स एंड स्टोरी लाइंस, वो सब हम उसी तरह से कर रहे होते थे। तो एक वक्त आया कि जब मुझे ना वो काम एक रन ऑफ द मिल लगने लगा कि यार ये क्या, मैं रोज़ आके ना ये काम इंग्लिश में आता है, मैं उसकी उर्दू कॉपी कर देता हूँ, फिर उसके बाद 2 फ्रेम चेंज करके पाकिस्तानी एलिमेंट ले आता हूँ उसमें, यू नो। जी, जी, तो ये तो सारी चीज़ों से गुजरे हुए हैं। वो फिर हाँ, हाँ, तो वो मैं उससे घबरा गया था। दूसरी बात, सच्ची बात बताऊँ कि प्रोडक्शन का बिज़नेस थोड़ा लुक्रेटिव है, थोड़े पैसे ज़्यादा अच्छे है। उसमें ज़्यादा बनते हैं, इट्स अ प्रॉपर बिज़नेस। जहाँ पर आप अभी 2 लोगों का नाम आया था, हमारे अजमल सिराज साहब का भी नाम आया था। यहाँ पर वो कौन-सा ऐसा क्लाइंट का नाम मैं चाहूँगा कि आज हम, चूँकि एक होता भी है कि एक एक्नॉलेजमेंट हो रही होती है। कहते हैं ना कि आपके पास अगर एक ब्रांड भी हो, जिससे आपको हिम्मत पैदा होती है कि यार मैं अपना काम कर सकता हूँ। आपके लिए वो कौन-सा ब्रांड साबित हुआ, यार जिसने आपको सबसे पहले ब्रेक दिया? मैं कहूँ और ना कहूँ, दुनिया जानती है। मेरे पास एक क्लाइंट आया, वाइटल टी एक ऐसा ब्रांड था जो कि शुरू में मैं टपाल के लिए बहुत काम करता था, काफ़ी काम करता था, सुप्रीम एवेन्यू के लिए, कॉन्सेप्ट? एवर्न्यू कॉन्सेप्ट से टपाल के लिए, और जब मैं यूनिलीवर के लिए काम करता था, मैं सुप्रीम पे भी काम करता था। ना टपाल में और ना सुप्रीम में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली जो मुझे वाइटल में मिली, बिकॉज वाइटल के लोग बहुत सादे लोग थे और उन्हें एडवर्टाइजिंग का इतना ज़्यादा पता नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार जो तुम्हारा मन करे और जिस तरह तुम समझो इस ब्रांड को संभालो। अच्छा, यहीं मैं आपको बताना चाहूँ कि वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो, द मैन बिहाइंड दिस स्लोगन इज़ ऑफ कोर्स, इनाम भाई। तो विदाउट एनी डाउट। ये वाला जो स्लोगन या ये वाली जो चीज़ है, ये होता है ना कि एडवर्टाइजिंग में किसी किसी के पास एक
पूरी हाँ टैगलाइन आ जाती है बिल्कुल ऐसी, जो वो हाँ आपका पूरा कैरियर ड्राइव करती पूरा है, कैरियर ड्राइव करते हैं। ठीक है ना। और ये इतना बड़ा हो जाता है कि इसके बाद फिर कोई और टैगलाइन हाँ और एक ही अपॉर्चुनिटी किसी इंसान को मिलती है। मिलती है, वैसे तो हमारी 50 लाइन है जो है 50 लाइन बड़े है। बड़े ब्रांड पे लेकिन काम जो किया बात है। यहाँ आ गई वो बात हाँ किसी और के साथ उस टैगलाइन के साथ नहीं ऐसी स्टैब्लिश नहीं हुई, क्योंकि फिर इस्टेब्लिश नहीं उन्होंने हुई, चेंज भी नहीं की फिर ना। चेंज भी नहीं की ना। आप सबसे बड़ी बात तो देखें, अगर और देखिए उसके साथ फिर हमने कितनी चीज़ें जोड़ी। जी अपने रुपए की कदर करो, वाइटल प्योर प्योर जिंदगी जिंदगी जियो, जियो, अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल वाइटल प्योर प्योर जिंदगी जिंदगी जी लो। जियो। इससे अच्छी चाय अब शायद ना आए। देयर आर मेनी थिंग्स वी कुड इजीली उसके साथ मैच कर सकते मैच हैं कर आप। सकते थे आप। अच्छा, दूसरी तरफ ये मुझे बताइए कि जब वाइटल वाला काम हो गया और फिर वाइटल का आपका साथ सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन आप सोच प्रोडक्शन रुकी नहीं, नहीं माशाल्लाह। और उसने पाकिस्तान में रहते हुए भी, जब आप सिर्फ यहाँ का काम कर रहे थे, तब आपने वाइटल के अलावा भी बहुत काम बहुत किया। काम किया मैंने और बहुत। आपकी शो रील, और एक वक्त में तो बिल्कुल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की शो रील हर हाँ एडवर्टाइजिंग बिल्कुल एजेंसी में मूव करती थी, आपके बिल्कुल आपकी बिल्कुल टीम होती थी। वो पीक हमारा था। हाँ मेरी शोरील कोई और लोग भी दिखा रहे होते हाँ, ये बात। थे। अच्छा, मुश्तक आपका पहला इंट्रोडक्शन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मुश्तक हाँ आपका पहला इंट्रोडक्शन, अब मैं नाम नहीं लेता। नहीं हाँ नाम ना लीजिए। हाँ, सीडी का ज़माना था वो। सीडी का ज़माना तो था। वो जो सीडी आई थी मेरे पास सबसे हम्म, पहले, कि ज़रा सा इनका काम देख लीजिए, हाँ तो आप उस वक़्त नहीं थे, लेकिन हाँ कोई और साहब आपका काम वो बहुत यहाँ हुआ, पे बेच रहे काफ़ी थे। दफ़ा हुआ। कॉन्सेप्ट्स के मामले में तो मेरा काम इतनी दूर दूर गया है कि मैं खुद, मुझे कॉल आती थी कि यार आपका काम आज किसी और साहब ने हमें दिखाया है। हाँ, मैं कहता था सर जाने दें, जाने दें, अगर होने उसका दें। काम हो जाता है और वो अगर आप समझते हैं कि वो हाँ, कर सकता है। ख़ासतौर पर मेरे कनाडा जाने के बाद तो बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा। मैं भी उस, हाँ, हाँ ऐसे। बहुत आपका ज़्यादा। कनाडा का ईयर कौन सा था? मैं 2014 में चला गया था। 14 में, बिल्कुल ठीक बात है। 2014 में चला गया था। उससे पहले एक आध ट्रिप लगा था या डायरेक्टली बस 14 नहीं में? बस 2014 में गया, उसके बाद मैं नहीं, वो तो हर साल आपका हर साल माशाल्लाह, 2-3 क्योंकि विजिट्स होते क्योंकि हैं। क्योंकि आपने काम यहाँ ख़त्म नहीं किया काम ना। नहीं ख़त्म किया। अगर आपका गैप आ जाता, जैसे हाँ हमारे नाम लेते हैं, हमारे शोएब चले गए या हाँ फरूक, तो हाँ अब आप देखो वो एक तरफ के हो गए। वो फिर ये होता है कि फिर आप मार्केट से आउट हो जाते हैं। अच्छा अब ये उन लोगों का भी ये है कि क्योंकि लकीली क्या हुआ कि ऑनलाइन का ज़माना आ गया, हाँ, तो अभी भी वो लोग नहीं, लेकिन जिनका आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी फिजिकल पाकिस्तान प्रेजेंस, में हाँ माशाल्लाह जिस उस तरीके से आप लेकर चले जी दोनों हाँ मार्केट को ना, हाँ तो इसलिए ये आपसे बात हमारा करने काम में। विदाउट फिजिकल प्रेजेंस हो नहीं हाँ, सकता, बिकॉज मैं एक कॉन्सेप्ट डेवलपर हूँ। सही मैं ही जाके प्रेजेंट करता सही हूँ, है। मेरा ही कॉन्सेप्ट है, मैं ही प्रेजेंट करता हूँ, फिर उसको कोशिश करता हूँ कि मैं ही एग्जीक्यूट करूँ। तो अगर जिम्मेदारी कितनी महसूस करते हैं इनाम साहब आप पहुंचते हुए, कि यार एज एडवर्टाइजर, एज मार्केटियर, समाज पे एडवर्टाइजिंग का कितना बड़ा एक असर है इस वक्त भी, या आप देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? ये आपके पॉडकास्ट का ना सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरा कैरियर, मेरा काम, मेरी चीज़ें कोई ऐसा तोप सब कुछ नहीं है। हम भी एक एवरेज एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिशनर है। लेकिन ये जो बात आपने की है नहीं सर, ये आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें भी हम आगे, अगला भी आप बिल्कुल वो है, सवाल लेकिन देखिएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो भी इस प्रोफेशन में काम करता है, ये जो आपने भी मुझसे इससे पहले सवाल पूछा था ना, कौन सा ब्रांड था जिसने जी, आपको, उस ब्रांड ने सिर्फ मुझे क्रिएटिव लिबर्टी नहीं दी। सही। उस ब्रांड की क्रिएटिव लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने एडवर्टाइजिंग को बहुत पॉजिटिव तरीके से सोसाइटी में लाने की कोशिश की, जो कि एक बिल्कुल नया ठीक है। अमल था। मैंने उसमें ह्यूमन बिहेवियर को, नेबर की इज्जत को, अपने बड़ों की इज्जत को, ईमानदारी को, सच्चाई को, अपने जो प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट के साथ जोड़ा। जोड़ा, हम इस स्लाइस ऑफ द लाइफ को सही ये तरीके से चाय में। वाहिद चाय का ब्रांड है जिसमें ना पत्ती की खुशबू, ना रंग, ना कीनिया के ना जायका। बागात, कोई लफ्ज़ नहीं है सारी एडवर्टाइजिंग में। सिर्फ आखिरी लाइन आती है, वाइटल प्योर जिंदगी जियो। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ माशरा, कुछ समाज हमारा कहीं कहीं मुर्दा नज़र आता है। सही, तो हम ये कहते हैं कि यार खड़े हो जाओ, ठीक है। एक घूंट ये पियो, ज़िंदगी जियो। का मतलब ये है कि फिर से देखो, शायद ये काम तुम अच्छे से कर कर सको, सको, तो तुम जिंदों में आ जाओ। सही बात है, बिल्कुल वो ऐसी एवं ही लाइन नहीं है। हाँ, नहीं वही लाइन नहीं वो है। ऐसे ही कहा जाता है ना कि यार कितनी चीज़ें हम ख़त्म कर चुके हैं, ईमानदारी है, करप्शन है, ये है वो, हमने कितनी चीज़ों को उसमें एड्रेस किया। और फिर हम तो फिर उसमें 10 रुपए के नोट की वैल्यू पे भी चले गए। मतलब हमने इतना डीप जाके उसको देखा। फिर रमज़ान में भी हमने चले गए। और हम कितना बड़ा मार्केट शेयर आप देखें, उन्होंने अपने मुकाबले में यूनिलीवर का कितना बड़ा चाय के ब्रांड्स मौजूद थे, बिल्कुल और उन्होंने उसको किस तरीके से फाइट दिया देखें ज़रा। और आपके उनका जो सामने ना, और नंबर्स। एडवर्टाइजिंग स्पेंड है, हाँ जी, वो उनके आधे के बराबर भी मैं ये नहीं। कह रहा हूँ ना कि आप उसके मुकाबले में आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं जी हुई, जी आपने इतना मार्केट में लगाया नहीं, बिल्कुल ना। जितना रिजल्ट आपकी उस कंपेन की वजह से उनको वो नजर आया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, समाज पे जो मेरा सवाल था दूसरा वाला, समाज पे एडवर्टाइजिंग का कितना बड़ा बहुत असर बड़ा है? असर होता है। देखें आप, मैं सब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी रंग जी वाली जी और उसकी। जी जी। मैं उसके थ्रू ना बच्चियों से, लड़कियों से एक बात करना चाहता हूँ।
ये आपके कॉन्फिडेंस को बड़ा शैटर करती है ये चीज़ कि अगर आप उस लड़की जैसी खूबसूरत नहीं हैं जो कि टीवी में उस ऐड में नज़र आ रही है या इंस्टाग्राम पे नज़र आ रही है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। ये एक बहुत बुरा असर है। आप यकीन करें, अगर आपको अपने टैलेंट पर एतमाद है, अपने माँ बाप की तरबियत पर एतमाद है और आप समझते हैं कि यार जो कुछ मैंने हासिल किया है वो मैटर करता है, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं। उन चीज़ों के पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उनके पीछे वो ऐसी खूबसूरती इन्वॉल्व नहीं है कि वो एक क्रीम लगाने से आपको दुनिया की सक्सेस मिल जाएगी। दुनिया की सक्सेस आपको जिन चीज़ों से मिलेगी वो आप जानते हैं। तो आप कम से कम ये तय कर लें कि आज के बाद हमारी अपीयरेंस हमारे टैलेंट की रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगी। सर एक बात तो बताइए ना, आपके लिए टफ नहीं होता था क्लाइंट से इस बात के ऊपर लड़ना? क्योंकि देखिए आपने कहीं वो फेसेस के पीछे नहीं छुपे ना वाइटल को लेके। आप कभी भी उस वक्त के एक भी नहीं, मैं कभी भी नहीं। आप एक कॉमन फेसेस के साथ आए ना, जो कॉमन लोग होते हैं, एक आम शक्लें होती हैं, बिल्कुल आम शक्लें, वही आपके हीरो हीरोइन होते थे वही आपके हमेशा। कमर्शियल में। जाहिर है जितनी ड्यूरेशन उतना बड़ा हीरो हीरोइन उसके दरमियान। तो आपको कभी आपके क्लाइंट ने कभी डिक्टेट नहीं किया कि नहीं मुझे तो वो चाहिए जिसकी वजह से हमें माइलेज मिलेगी? तो वहां आपने कैसे रेजिस्ट किया वो बताएं। कभी अभी आप रेजिस्ट कर पाते हैं, कभी कभी आप हर जॉब तो नहीं छोड़ सकते। हम एक कमर्शियल वर्कर भी है ना, जी। हमें पैसे भी कमाने होते हैं, सच्ची बात है। टीम भी चलानी है, टीम भी चलानी है, सिस्टम भी चलाना है। तो क्लाइंट ये कहता था, मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं पहले उनको ये समझाऊं, और मैं बहुत सक्सेसफुल रहा इस मामले में, कि आप ना सेलिब्रिटी का सिलेक्शन अभी छोड़ दीजिए, अभी हम कहानी और मैसेज पे बात करते हैं। अगर आपको लगे कि इस मैसेज के होने के बावजूद आपको टैलेंट की ज़रूरत है, तो फिर आप उस बैसाखी को पकड़िएगा, वरना छोड़ दीजिए। यहीं पे वो जो बात रंग की हुई थी, उस रंग को भी आपने किस तरीके से एड्रेस किया? क्योंकि आपके कमर्शियल में कभी सुर्खी पाउडर का इजाफी इस्तेमाल नहीं हुआ, रॉ हुआ कि मतलब जो जैसा है उसी में उसको सफाई कर दो बस। वो एक बड़ा चंक मेरा ऐसा, मगर काशिफ ये बात छुपाना भी नहीं चाहूंगा कि कुछ ऐसे स्किन ब्रांड्स हैं जिस पे मैंने काम किया। नहीं अभी मैं तो पर्टिकुलर अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन ये कि मैंने उनमें भी कोशिश ये की है कि मैं, मतलब वहाँ पे लाइनें मैंने लिखी, अंदर की खूबसूरती को बाहर लाओ, आप इन्हें अंदर से खूबसूरत बनाएं, बाहर की खूबसूरती हम संभाल लेंगे। मतलब मेरी कोशिश ये रही वहाँ पर कि मैं लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि इनर ब्यूटी जो है वो मैटर करती है। वो ही उसी पर मेहनत कीजिए, एक अच्छे इंसान बनिए, वहाँ पर बहुत कम कंपटीशन है। मैंने यहाँ देखा कि 2-3 चीज़ों के लिए ना, तो आपने एडवर्टाइजिंग को ना, क्योंकि मैं उसकी डार्क साइड की तरफ भी आता हूँ अभी, आपने ये कहा कि अगर हीरोइन है तो वो मोटी नहीं हो सकती एडवर्टाइजिंग के थ्रू। हाँ, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, बिल्कुल। मतलब मैंने कहा असर, समाज पे असर की बात हो रही है ना, हम उसी पे बात कर रहे हैं कि अगर लड़की होगी तो आपने परफेक्ट फिगर के साथ आपने जो है ना, और उस पे 2 घंटे फिर मेकअप आर्टिस्ट और हेयर डिजाइनर, तो आपने तो फिर समाज से वैसे ही उसको इतना दूर कर दिया कि वो कहाँ नजर आएगी अप्सरा? बिल्कुल सही आम हालात में, क्योंकि हम मोस्टली कहाँ हैं। बिल्कुल, हाँ सही बात है। तो हम फिर, तो आप जैसे लोगों ने जो मेहनत की, देखें सर ये भी लोगों को पता होना चाहिए ना कि आप लोगों ने कम से कम रेजिस्टेंस शो की। बिल्कुल की। आप लोगों ने एकदम से हथियार नहीं डाले और बहुत काम किया इस पर। जाहिर है ब्यूटी प्रोडक्ट है तो वहां तो जो चीजें की लिमिट वो तो करना ही है, वो तो करना ही है ना। लेकिन आपने घुसाया तो नहीं ना, गैर जरूरी तौर पे घुसा दो इस किरदार को। बिल्कुल भी नहीं। और बहुत कोशिश की मैंने कि यार किसी तरह से ये एलिमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन का, ये जो, मेरा ख्याल है सर इसके पीछे शायद आपकी वो जो टीचर भी आप एक रहे, समाज को आपने चूके एक तरीके आपने से बात की ना, क्योंकि मैंने चीजें कहीं ना कि मुझे तो बहुत प्रोफाइल पता है आपका, तो मैंने कहा था गुफ्तगू में हम उसका इस तरीके से इस्तेमाल लेकर आएंगे कि ये नहीं लगेगा लोग बोर हो हमारी गुफ्तगू सुन के। नहीं। तो आपने पढ़ाया भी, जब आपने पढ़ाया तो मेरा ख्याल है कि आप जब प्रैक्टिकल में आए तो फिर आपने अपनी उस तालीम का जो लोगों को सिखाया वो आपने अमल यहाँ करके दिखाया। और मैंने जो पढ़ाया भी ना, मेरे पढ़ाने, मैंने एडवर्टाइजिंग पढ़ाई 4-5 साल कराची यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर भी मैं बच्चों को ना बहुत मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाता था। सही। मैं वहाँ पर वो चीज़ें नहीं पढ़ाता था जो उनकी अजम्पशंस होती थी, तो मैं उनको तोड़ देता था। सही। मैं कहता था आपका रोल कुछ और है। देखिए एडवर्टाइजिंग जो है ना बहुत इन्फ्लुएंस करती है। सही है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसका। इससे डिप्रेशन भी हो जाता है। ठीक है। इससे एस्पिरेशन तो होती है, आगे बढ़ना भी इंसान का दिल चाहता है, लेकिन कभी कभी डिप्रेशन भी हो जाता है कि ऐसी दुनिया दिखा दी जाती है एडवर्टाइजिंग में जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, और हम लोग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि हाय हमारी ज़िंदगी तो ऐसी है नहीं। सही है। अच्छा, अब जिस वक्त जिस टाइम पे हम आ गए और माशाल्लाह जहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ, जाहिर है एजुकेशन से लेकर आए, तो इट्स बीन 40 ईयर्स। अब इस 40 ईयर्स में आपने बदलते रुझानात का भी मुकाबला किया। आज एक रुझान है जिसका आपको बहुत सामना करना पड़ेगा। नहीं 25 मैंने तो
तो एक बार कराची यूनिवर्सिटी भी अच्छा जोड़ा है। हाँ, उधर से अगर क्योंकि आप बात करते हैं तो 30 मैं- years 35 years हो मैंने गए इसीलिए साहब। जोड़ा कि आप जब हाँ, कराची यूनिवर्सिटी आ रहे हैं या वहाँ आपका से जब आपने मजाफात से शुरू किया, बिल्कुल एक बात बिल्कुल, थी वो तो तो मैंने फिर पूरी जिंदगी हो गई है। मैंने इसीलिए 40 हाँ इयर्स की बात की हाँ कि हाँ, वो आपको एक कम बहुत से कम बहुत एक बड़ा बार रुझानात थे ना, हाँ हर हाँ 10 साल बाद एक रुझान चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल अब आपने कोविड देखा, कोविड का रुझान एक अलग था, बिल्कुल एडवर्टाइजिंग का देखा कोविड का, हाँ ठीक है ना, हाँ हाँ। उस पर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन अभी जो मॉडर्न रुझान है, आप मुझे बताएं कि एआई में आप इस वक्त कैसे रिलेटेबल हैं, आप कैसे रेलिवेंसी जोड़ रहे हैं अपनी, हाउ टू रेलिवेंट योरसेल्फ इन एआई वर्ल्ड। देखें, बाहर जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, यू नेवर फील ओल्ड। आप मैंने वहाँ पर 75 साल के लोगों को इतनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में काम करते देखा है। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और ये टेक्नोलॉजी तो एक ठंडे एसी के कमरे में बैठकर आपको ट्रेनिंग देती है, ये तो कोई मैदानों में जाके भाग दौड़ के भी हासिल नहीं करनी है आपने। ये तो वो टेक्नोलॉजी जो आप एक अच्छे से लैपटॉप पे अपने इस खूबसूरत कमरे में खोलिए और उस पर घंटों लगा दीजिए। तो वो काम मैंने आज से 1-2 साल पहले शुरू कर दिया था, और एआई ने हमारी एडवर्टाइजिंग को काफ़ी चेंज अभी उस हद तक नहीं किया, लेकिन उसमें उसका दाखला शुरू हो गया उसमें। अब वो बहुत आगे तक जाएगा और हम भी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे बहुत फ़ायदा उठा रहा हूँ, क्योंकि इस एआई के मोस्टली सॉफ्टवेयर्स आर अबाउट कलर्स, विजुअल्स, वीडियोस, अभी मैं देख रहा था थोड़ी इमेज देर पहले, प्रोग्राम से जनरेशंस। पहले आपने जिस हाँ तरीके से स्टोरी बोर्डिंग, अब हाँ, आप पूरी स्टोरी की बोर्डिंग पूरी की, वरना एक ज़माने में स्टोरी एक बोर्डिंग ज़माने तो में आपको एक फ्रेम बना, मैं अभी 20 मिनट में आपको स्टोरी बोर्ड पूरा बना के दे सकता हूँ। 20 मिनट में आप मुझे सिर्फ प्रोडक्ट की ब्रीफ दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, ना मुझे अब इलस्ट्रेटर की ज़रूरत है ना कुछ, और फिर मैं उस पर कॉन्सेप्ट भी लिख सकता हूँ, और मैं और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके उसको एक चलता फिरता एक नॉर्मल सा मूविंग बोर्ड भी बना सकता हूँ। ये तो मैं अभी इब्तिदा में कर रहा हूँ ये काम, और ये जो मेरी और टीम है जो दूसरे बच्चे जी, काम जी। कर रहे हैं वो तो और आगे हैं। जी। हमारा रोल क्योंकि सुपरविजन का है, हमको समझना उस हद तक है जिस हद तक हम सुपरवाइज कर सकें, तो वो मैं कर रहा हूँ। और आपका जो काफ़ी हद तक अदबी ताल्लुक रहा या जो आपका लिटरेचर में ताल्लुक रहा, उस पे किसका आप अपने ऊपर इतना असर समझते हैं कि किताब पढ़ना तो एक अलग बात है कि हाँ मंटो पढ़ते थे, तो मंटो के इस वक्त हम मौजूद तो नहीं थे, हाँ नहीं थे, लेकिन आम जिंदगी में कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी शख्सियत जिसका आपकी ज़िंदगी पे असर रहा हो फॉर लिटरेचर? और लिटरेचर में आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं रेडियो पाकिस्तान पे कुछ अरसा एज अ ब्रॉडकास्टर स्टूडेंट्स का प्रोग्राम करता था। अच्छा, अच्छा, वो बज़्म जगह तलबा ही? बज़्म तलबा, ठीक है, तो उस बज़्म वक्त यावर मेहदी यावर मेहदी कर रहे होते थे थे, उसको, हाँ या यावर खुश? मेहदी थे, ज़मीर जी, जाफरी ज़मीर थे, जाफरी साहब थे। एक वो बहुत बड़ा नाम था वहाँ पर कमर जमील हम साहब, बिल्कुल सर, बिल्कुल आखिरी दिन कमर बिल्कुल जमील साहब के मैंने वहाँ थोड़े से देखे। बिल्कुल। तो एक तो रेडियो पाकिस्तान का जो पूरा हल्का था सारे शायरों का वो, उनमें लेकिन 2-4 नाम ऐसे हैं जिनमें मैं वाक़ई हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा, एक हमारे मरहूम आज़म बहज़ाद होते ओके, थे। बिल्कुल, बहुत आज़म बहुत बड़ा बड़ा नाम है नाम, बहुत शायरी बड़ा का, नाम शायरी में। आज़म बहज़ाद हैं। उसके बाद अजमल सिराज मेरा अजमल साहब, बहुत करीबी दोस्त रहा। एक और नाम मैं लेना चाहूँगा, याकूब गज़नवी, जो कि याकूब महमूद गज़नवी, गज़नवी, बिल्कुल महमूद गज़नवी के उनकी भाई। वजह से भी मुझे ना शायरी की तरफ, हाँ, हालांकि वो बहुत मुझे तंग करते हैं मेरी शायरी पे, लेकिन वो एक नाम है बिल्कुल है। जिसने, उज़ैर अहमद मदनी एक नाम है, ये अजीज़ हामिद मदनी, उनके वो अज़ीज़ अहमद मदनी है, उज़ैर अहमद उज़ैर मदनी, मदनी। उज़ैर अहमद मदनी यूनिवर्सिटी के उर्दू लिटरेचर अच्छा 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 अच्छा, अजीज़ हामिद मदनी तो बहुत बड़े शायर वो थे। बहुत बड़े शायर। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं। कनाडा में एक बहुत अच्छे शायर होते हैं, उनका नाम है इरफान सत्तार। मैं बिल्कुल उनसे है, इरफान सत्तार साहब इरफान तो बहुत सत्तार पॉपुलर है, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, और इस उनसे वक्त तो इंस्पायर्ड भी हूँ मैं। और इस वक्त तो सोशल मीडिया की वजह से इरफान सत्तार साहब की जो हाँ, पूरी की पूरी बहुत शायरी अच्छे है, शायर हैं हाँ वो, नहीं बहुत अच्छी, और उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं। वायरल भी हैं, वो हाँ, इरफान वायरल भी हैं, सत्तार, वो वायरल कि भी हैं। अगर इस वक्त कोई देखना चाहे तो मिलते हैं फ़ौरन हर जगह। और अगर पढ़ने की बात करें तो मैं फैज़ अहमद फैज़ को 16 साल की उम्र से पढ़ रहा था, अच्छा और फिर मैंने उनको रट लिया था। अच्छा मतलब मैंने उनकी शायद कोई किताब नहीं छोड़ी अच्छा, और पढ़ता रहा। फिर मैं तो जॉन सब इंडिया को पूरी कुलियात वगैरह के पूरा हवाले से भी, और पूरा नुस्खा नुस्खा हाय हाय वफा वफा मुझे पूरी, पूरा रटा हुआ था एक ज़माने में। अब थोड़ा बहुत, जाहिर है वो तो फिर वक्त के हाँ, साथ साथ बहुत आ जाता पैशन था है। तो मेरा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना तो देखें, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, किताब बहुत ज़रूरी है, किताब बहुत ज़रूरी है। किताब चाहे आपका, डिजिटल हो या पेपर पे हो, सही है, पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और पढ़ने से जो कुछ हासिल होता है ना, वो इंस्पायरिंग चीज़ें होती हैं। एडवर्टाइजिंग में इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी आपकी कौन रही? एडवर्टाइजिंग में इंस्पायरिंग पर्सनालिटी में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने ना पहले बॉस का नाम लेना हाँ ज़रूर, चाहूँगा यहाँ पे। प्लीज़। वो उनका नाम है अज़हर हुसैन अज़मी साहब, अच्छे राइटर हैं बिल्कुल वो। हैं, अभी उनकी कैफ़े अज़मी के नाम से हाँ, किताब, कैफ़े अज़मी के नाम से उनकी किताब आई है। उन्होंने जो मुझे जिस तरह आसानी से और जितने आराम से और बड़ी शफ़क़त से ना उर्दू कॉपी राइटिंग का मतलब समझाया, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वो एक इब्तिदा थी मेरी, जैसे सही है। तख्ती लिखना कह लेना जी जी एडवर्टाइजिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग में प्रॉपर
आ गया और जहाँ गेम्स समझ में आने लगी, तब मेरे 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं। उसमें एक मेरे एक्सपर्ट थे स्टैन मिलर, उनकी वफ़ात हो गई, साउथ अफ्रीका के थे और क्रिएटिव डायरेक्टर थे लिंटास में। उन्होंने मुझे बहुत शाइन किया। और एक नाम है बशीर आफंदी, बशीर आफंदी वो साहब का। भी क्रिएटिव जी जी डायरेक्टर जी, थे। पैरागॉन। पहले पैरागॉन में होते थे, जी उसके बाद लिंटास जी, में थे। बाद में उन्होंने लिंटास भी में थे। समझ लें उंगली पकड़ के मुझे जी चलना सिखाया। तो क्रिएटिविटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें ये 2 लोगों का नाम लेना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला नाम अज़हर अज़मी का है, जिन्होंने लेकिन आपके साथ। स्टैन मिलर वाज बेसिकली द लीडिंग फैक्टर, जहाँ से मुझे आइडिया की समझ आई, कॉन्सेप्ट की समझ आई, क्योंकि वो बड़ी बारीकियाँ हैं एडवर्टाइजिंग में। और कॉपी राइटर से कॉन्सेप्ट राइटर कभी बनना। दिल में ख्याल नहीं आया कि कमर्शियल कर रहे हैं, कमर्शियल फिल्म मेकर हैं आप, कभी ख्याल नहीं आया कि मैं कभी किसी ड्रामा साइड की तरफ आऊँ, किसी टेलीफिल्म की साइड पे आऊँ, या मैं सिनेमा की तरफ, क्योंकि अब आप दुनिया भर में फिल्म देखने का आपका वैसे भी शौक रहा, आपने दुनिया का सिनेमा देखा, जिस ज़माने में आप पढ़ भी रहे थे तो उस ज़माने में भी आप सिनेमा को बिल्कुल फॉलो कर रहे बिल्कुल थे, तो बिल्कुल। कभी खुद कभी ख्याल नहीं आया या कोई प्लानिंग में है ये चीज़? मेरे पास ना ऑफर्स तो बहुत आई, मगर मेरा जो मैं लिखने की हद तक, सोचने की हद तक, मुझे आप महीनों काम करवा लें। मेरा जो एग्जीक्यूशन का टेम्परामेंट है ना, अच्छा, जो होता है। मैदान में शूट करने का, खड़े होने का, मेरा 3 दिन से ज़्यादा का नहीं है। अच्छा, अब ड्रामों वगैरह में मेरे बहुत दोस्त काम करते थे और वहाँ पर जो मसाइल बताते थे जी ना, जी, तो मुझे बड़ा खौफ आता था। सही है। हमारी इंडस्ट्री बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। हमारे टाइमिंग्स, हमारी मशीनरी, हमारे इक्विपमेंट, हमारा टेक्नीशियन महंगा है बट बड़ा एक्यूरेट है। तो हमें उसकी आदत थी, बटन दबाया, चीज़ें खड़ी हैं, 70 लाइटें खड़ी हुई हैं, जनरेटर खड़े हुए हैं, ये। तो हमारा टेम्परामेंट वो डेवलप हो गया। मेरा दिल करता है ऑनेस्टली, अब जब से मैंने इंटरनेशनल सिनेमा बहुत देखा है, मैं फेस्टिवल्स में बहुत जाता हूँ, तो वहाँ जब मैं देखता हूँ ना बड़े यंगस्टर्स, बड़े अच्छे अच्छे, मेरे पास बहुत आइडियाज़ हैं, मेरा सही है, दिल बहुत करता है कि यार सही मैं है। किसी तरह थोड़ा टाइम निकालूं और कुछ ना कुछ ऐसा काम करूं जो कि क्रिएटिविटी की एक अलग शक्ल दिखाए। नहीं, बहुत इंतज़ार रहेगा कि अगर कोई टेलीफ़िल्म का काम या कोई इस किस्म का शॉर्ट फ़िल्म, हाँ हाँ, मेरा है, बहुत अगर आप जल्द कोई इंशाल्लाह मैं वो कोई काम। यूट्यूब के लिए अगर हाँ, शॉर्ट फ़िल्म करें, बिल्कुल इतने बिल्कुल अपनी जर्नी के साथ या चीज़ों के साथ, कोई एक अच्छी स्टोरी बिल्कुल जो बिल्कुल। क्योंकि देखो पाकिस्तान से जो बाहर जाते हैं, ज़ाहिर है उनकी एक अपनी-अपनी स्टोरी है ना, अरे वो बहुत तो, स्टोरियाँ हैं और आपके वहाँ पास तो, पहुँच के, जो आपको हाँ, स्टोरियाँ मिलती हैं ना, तो मैं आप वही कह रहा हूँ, हैरान रह जाएंगे। क्योंकि वो देखें ना, पाकिस्तान में एक ड्रामे की बात करें तो जैक्सन हाइट एक ड्रामा था, हाँ, मेरीन ने जैक्सन, किया, हाँ तो वो जब वो जैक्सन हाइट पे ले जाके उसने शूट किया, यहाँ से हाँ, कास्ट लेकर गई, कुछ दिन वहाँ रखा, तो वो बिल्कुल। जैक्सन हाइट की जो असल स्टोरी निकल कर आई इन चेहरों के साथ, हाँ, तो उसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे पाकिस्तान में उसका पैदा किया। इसी तरीके से हसीना मुइन साहिबा का लिखा हुआ एक प्ले बिल्कुल, था हाँ। जिसको जुल्फ़िकार शेख ने जाके आयरलैंड में आइलैंड, शूट किया, बिल्कुल तो इस बिल्कुल। किस्म की चीज़ों में बड़ी बहुत से गुंजाइश काम है। हुए तो ऐसे, आप, बहुत सी, हाँ, हाँ। तो इस चीज़ में अगर आप, चूँकि आपके पास ये मीडियम मौजूद है, हम्म। आपके पास वो ब्रिज मौजूद है, मेरा बड़ा दिल करता है, क्योंकि तो कनाडा, खासतौर पे कनाडा और यूएसए दोनों ही एक भरी हुई दुनिया है, हाँ, हर कदम पे एक कहानी है। कहानी है। क्योंकि पाकिस्तानी, बिल्कुल, इंडियंस बिल्कुल, बहुत हैं, साउथ बिल्कुल। एशियन बहुत हैं वहाँ हाँ। पर, और जिससे बात करो, हुँ, एक इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है हुँ, उसके पीछे हुँ। कि आप हैरान रह जाते हो कि इस पे तो पूरा अच्छा, हाँ। दूसरी एक चीज़ मुझे और बताइए कि जिस ज़माने में ये सारे काम हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी, ज़ाहिर है कि हम बुनियादी तौर पे सारे के सारे माइग्रेटेड हैं कहीं न कहीं से। वो कितना इन्फ्लुएंस रखता था हिंदुस्तान हमारी एडवर्टाइज़िंग के ऊपर? ख़ास तौर पे मैं पर्टिकुलर बात करूँ इश्तिहारात के ज़ुमरे में, क्योंकि हमेशा कहा जाता था कि वो क्रिएटिविटी के मामले में यहाँ पे हमसे बहुत आगे थे। तो वहाँ आप लोगों ने किस तरीके से, क्योंकि हर क्लाइंट यही माँगता था हमसे तो कि देखिए ना, भाई, ये बात आपने जो की थी शुरू में, जी, हम अपने कल्चर से, वो एक इकबाल अजीम साहब का एक बहुत अच्छा शेर है, अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में डल जाओगे। हम बहुत दूर जा रहे हैं अपने कल्चर से, अपने लिटरेचर से। कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उर्दू ज़बान को तो एडवर्टाइजिंग का हिस्सा बस सिर्फ इस हद तक महसूस किया जाता है, इस हद तक समझा जाता है कि बस यार इसका ट्रांसलेशन कर दो या इसका जिंगल लिख दो या। लेकिन अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग में देखें ना, सबसे बड़ा दखल उनके कल्चर की इन्वॉल्वमेंट है। आइडियाज़ हमारे आसपास उड़ते फिर रहे हैं, जिसमें थोड़ी बहुत मैंने वाइटल में कोशिश की और साबित भी किया कि हमारा कल्चर बहुत रिच है, हमारा लिटरेचर बहुत रिच है, उससे हेल्प लीजिए। और आपको देखें हर तरफ आइडियाज़ हैं, हुँ, उसको उठा के ब्रांड के साथ जोड़ना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम शुरू कैसे करते हैं, जो अभी आपने मतलब सेलिब्रिटी, एनवायरनमेंट, किस जगह शूट, एग्ज़ीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। जब आप उल्टा काम करेंगे ना, तो भाई घर का पहले नक्शा बनता है ना, जी, बुनियाद बनती है या पहले छत डलती जी, है। ऐसे ही है। तो अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे, जिसकी वजह से हो क्या गया है कि बहुत आसान ज़िंदगी हो गई है एजेंसीज़ की ज़्यादातर ना, कि यार ये बस एक पूरा पैक बना हुआ है, तो इसको करके दे अच्छा, दो। आप इतने पॉपुलर कैसे हैं अभी तक? कैसे पॉपुलर? मैं आपको बताता हूँ। मेरा सवाल सुनिए।
आप बहुत नए प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम कर रहे हैं एज बिल्कुल करता डायरेक्टर। हूँ, बहुत नए लड़कों के साथ काम करता हूँ। कभी मैंने आवाज़ नहीं सुनी कि आपने उनको उनके काम में दखल दिया हो। आप रेलिवेंट हैं, ये कैसे किया आपने? क्योंकि आपसे जो हम असर हैं, नाम मुनासिब ही नहीं होता लेना, उनसे वो हेट करते हैं। कभी अगर नाम लो ना कि अच्छा उनसे करा लो, तो वो बाकायदा कहते हैं यार क्या हो गया है आपके नाम के साथ, ये चीज़ों के साथ। वो प्रोड्यूसर, कभी कभी आपने पूरा प्रोडक्शन उठा के उनके हवाले कर दी कि मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, काम आप ही का है, लेकिन आपने बिल्कुल यंग टीम को दे दिया हाँ वो काम। बिल्कुल, कई अभी तो तो रिसेंटली मैंने बहुत काम ऐसे किए तो हैं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, तो आप इतने पॉपुलर या इतने ज़्यादा रेलिवेंट कैसे हैं अभी तक? देखिए, इसके लिए ना आप सेल्फ ड्रोगेशन जिसे कहते हैं ना, करते रहें। अपने आप को 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे ना आप सुबह से शाम तक। तो अब वो जो नए बच्चे हैं वो मॉडर्न एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, उनकी नज़र बहुत खूबसूरत है, वो इतना अच्छा फ्रेम सोच कर आते हैं, उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है। मैंने देखा है, वार्डरोब डिज़ाइनर है ना, यंग लड़की है 22-23 साल की, लेकिन उसने पेरिस फैशन वीक्स के भी डिज़ाइंस देखे हुए हैं, उसने दुनिया की इंटरनेशनल वार्डरोब डिज़ाइनिंग देखी हुई है, पढ़ी भी वो उसने उस तरह है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा, उसके पास कैमरे स्क्रीन पे दुनिया है। आप फ़ायदा उठाएं। ठीक। जब मैं सुबह जाता हूँ ना वहाँ शूट पे, अब तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि ये यंग लड़के लड़कियाँ जो है 24 साल के 23 साल के, ये मुझे बहुत पसंद है। और मेरा दिल करता है कि मैं ऐसी तरह कुर्सी पे बैठा रहूँ और वो सारा काम खुद ही करते रहें। इतने टैलेंटेड हैं वो। आप देखिए, हर एक की ना एरा के साथ रेलेवेंस होती क्योंकि मुझे कभी है आवाज़ ना? नहीं आई कि तुमने क्या देखा है जो हमने देखा है, ना 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 ना, तुम क्या करोगे नो नो, तुम, और मैं आप तो आ रहे हैं तो कह पहला रहे हैं। जुमला ही कहता हूँ कि ये हाँ तुम्हारी फिल्म है, हाँ। मैं वहीं बस पीछे बैठा हूँ, नाम मेरा आएगा, लेकिन करोगे तुम। और कई जगहों पे तो मैं क्रेडिट भी देने शुरू कर दिए, मैं पीछे अपने आप को नीचे कर लेता हूँ, उनको पहले क्रेडिट दे देता हूँ, बिकॉज मेरा काम आसान हो रहा है काशिफ। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शायद मैं इतना अच्छा काम आज के दौर में फ्रेमिंग को लेके, लाइटिंग को लेके, जो कैमरा मैन है यार, ऐसे ऐसे कैमरामैन आ गए हैं, ऐसे ऐसे आर्ट डायरेक्टर आ गए हैं, वो आप सोचे कुछ होते हैं, आपने 10 सोचा, वो आपको 50 डिलीवर करते हैं। आप लर्न करें, आप किसी से भी और लर्न कर घबराएं सकते हैं, नहीं। और घबराएं क्यों? आपकी सारे पॉडकास्ट में जो सबसे बड़ी बात है वो एक उम्मीद है। हाँ, और आप सबसे घबराएं नहीं, आप इसके साथ जिए, ये बहुत मज़े की ज़िंदगी है। आप अपना तजुर्बा, वो आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि सर मैं यहाँ गलती कर रहा था। मैंने कहा हाँ, जहाँ आप गलती कर रहे थे वहाँ मैं आ गया, लेकिन जहाँ आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो ना, मैं गलती करूँगा अगर मैं आपको टोकूंगा, सही मुझे करना ही नहीं है ये काम। और सही। मैंने काफ़ी काम, अभी रिसेंटली तो मैंने कोई 15-20 फिल्में इस तरह की हैं कि मैंने हाथ भी नहीं लगाया। वही स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, वही डायरेक्टर्स बोर्ड बनाते हैं, वही मेरे साथ पीपीएम में बैठे होते हैं। हाँ, आपको मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, आपको इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है, वाइल प्रेजेंटेशंस, आपको जब क्लाइंट के क्रॉस क्वेश्चनिंग में जंप इन करना पड़ता है, वहाँ वो लोग थोड़े ज़ाहिर है अभी थोड़े एक्साइटेड ज़्यादा होते हैं, थोड़ा उनको जवाब देने में ज़रा मुश्किल पेश आती है, कॉन्सेप्चुअली मुश्किल पेश आती है, वहाँ मैं हैंडल करता हूँ बड़ी चीज़ों को। बट जो असल गेम है ऑन ग्राउंड, मैंने बिल्कुल हाथ उठा लिया है। एक चीज़, चूँकि आप मोटिवेशन स्पीकर्स भी रहे हैं, लिटरेचर से भी आपका ताल्लुक़ रहा है, मुझे बताइए, मेहनत या नसीब? कॉम्बिनेशन, बिल्कुल कॉम्बिनेशन। मेहनत 70%, जो अपॉर्चुनिटी मिले वो नसीब, उसको अवेल करें और उसको ज़ाया ना करें। देखें, वहाँ मेहनत आपकी काउंट होती है। अपॉर्चुनिटीज़ मैं समझता हूँ अल्लाह ताला सबको देता है, कुछ लोग उसको ना अपने लेजीनेस में, मेरे सामने कई मिसालें मौजूद हैं, मेरे साथ के लोग हैं जो कहाँ से कहाँ, उनका नाम और निशान भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखा उन्हें मिली हैं, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, उसको ही नसीब बोलेंगे ना आप। जी, ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने आपकी प्लेट में ला के कुछ रखा, आप दिन रात एक कर दें, फिर आप देखें, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती। मतलब अरे ये कॉम्बिनेशन ही है बिल्कुल, ये दोनों कॉम्बिनेशन, चीज़ों का। दोनों चीज़ों और का आपने कॉम्बिनेशन, परसेंटेज भी डिफाइन कर दी कि एक 70% है, एक 30% है, बिल्कुल बिल्कुल मेरी दोनों का। नज़र में, जो मैं अपने हाँ, जाहिर एक्सपीरियंस है। में करता हूँ। कुछ लोग बेचारे अनफॉर्चुनेट होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छे थे, नहीं मिली अपॉर्चुनिटी। अब ये क्यों नहीं हुआ ऐसा, बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिली और उसने उसका फ़ायदा उठाया, तो फिर वो कहाँ से कहाँ निकल गया। जिसने उसको बिल्कुल मतलब फॉर ग्रांटेड लिया, तो फिर वो नुकसान में तो रहा। आप मुस्तकबिल एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग का, पूरा का पूरा जो इश्तिहारात है, शोबा इश्तिहारात जिसको आप उर्दू में कहें, एडवर्टाइजिंग आप अंग्रेज़ी में कहें, आप उसका मुस्तकबिल पाकिस्तान में कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान में तो आप देख ही रहे हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहे हैं, जैसे पहले अब कन्वेंशनल मीडिया था, उसके बाद और अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। अब आपने बात की एआई की, बात जी। की, एआई एक पूरा यूनिवर्स होगा एडवर्टाइजिंग का, आप देखिएगा। मैं कल एक साहब के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने तो मतलब मेरी आंखें खोल दी। वो 29-30 साल का लड़का है, और वो
क्या से क्या एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा है। तो आई मीन अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें ना, पता नहीं कहाँ जाने वाली है। बाकी तो हमारा बिजनेस, चूँकि एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मार्केटिंग इंडस्ट्री, और पाकिस्तानी लोग जो हैं वो काफ़ी टीवी देखने के शौकीन भी हैं, और एडवर्टाइजिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी भी है। और हमारे यहाँ जिस तरह से खाने पीने की चीज़ों का, तो एडवर्टाइजिंग पाकिस्तान और इंडिया में तो जिस तरह की है वो सारी दुनिया में नहीं है। जितना बड़ा यहाँ पर साइज़ है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो तो ग्रो करता ही रहेगा। लेकिन ये जो मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, ये जो दुनिया है, पहले एनिमेशन आई थी तो कितना लोग के यार अब ये एनिमेशन, आज देखें एनिमेशन एडवर्टाइजिंग का बिल्कुल ऐसा हिस्सा है कि आप उसके बगैर सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एआई का जो दौर आने वाला है, आप और उसके बगैर भी नहीं सोच अब आप सकते। देखिएगा कि एडवर्टाइजिंग की शक्ल ही बदल जाएगी, वो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ऑडियो की दुनिया बदलने वाली है, सारा जिंगल, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ ये एडवर्टाइजिंग जाएगी। और एआई में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो अभी हुई है सारे टूल्स पर, वो एडवर्टाइजिंग में ही हुई है। अच्छा। दो सेक्टर्स में हुई है। एक साइबर सिक्योरिटी में हुई है, जहाँ पर बैंकिंग और डाटा सिक्योरिटी वगैरह इन्वॉल्व है, और दूसरी जो यहाँ पर हो रही है वो ऑडियो विजुअल की दुनिया में हो रही है। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसको, बहुत ज़्यादा इस पर काम। तो मतलब क्या ये 100% रिप्लेसमेंट की तरफ तो नहीं चली जाएगी? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत तेज़ी से इसमें रोज़ आना, इसमें तब्दीली आ रही है, रोज़ इसमें तरक्की हो रही है। अपनी एडवर्टाइजिंग को लेके एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको जी। बताता हूँ। एडवर्टाइजिंग चूँकि कुछ भी करें डाटा बेस्ड टूल है, ठीक है, और एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल चीज़ है, उसका ताल्लुक ह्यूमन इमोशन से नहीं है। जो मुझे अभी चैलेंज नज़र आ रहा है, जो वो मिसाल के तौर पे हमारे कॉन्सेप्ट्स बड़े वार्म होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं। मतलब रूह की कमी है ना, ये हाँ, आसान करते हैं बस यूँ इसको कर बात दें, को रूह कि की कमी रूह की कि कमी है ना, मदर्स सोल लव, नहीं है। सिस्टर लव, रिलेशनशिप। अभी तक एआई में हाँ, सोल नहीं आया सोल है। नहीं है। अच्छा, वो एआई में जब सोल की तरफ वो चले जाएंगे तब वो फिर देखी जाएगी, क्या पता क्या पता वो से हासिल और कर लें। उसमें कितना बट टाइम लगे, रंगों की, क्योंकि रोशनी की, हाँ, आवाज़ों की जहाँ तक बात है, उसमें वो आ गए, उसमें उन्होंने मतलब आसान कर दी है ज़िंदगी। कॉन्सेप्ट में आ गए हैं, चीज़ें आ गए, तो हर अब उस चीज़ में तरीके से आ गए। कॉपीराइटर की ज़रूरत, उस कॉपीराइटर की ज़रूरत मतलब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में तो रहेगी, कल्चरल वो जिस तरह से समझता है अपनी दुनिया को। हाँ। लेकिन हाँ, जनरल कॉपीराइटिंग तो हाँ। उन्होंने मतलब बहुत आसान कर दी है। जो आपको रेगुलर कॉपीराइटिंग, इन्फॉर्मेटिव कॉपीराइटिंग है, उसको तो कंसेप्चुअल कॉपीराइटिंग में फ़र्क आएगा। हाँ, जाहिर है, क्योंकि वो अभी उस चीज़ को कल्चरली नहीं समझ पाते। बिग आइडियाज़ वगैरह भी दे रहा है वो हेल्प करता है, हेल्प करता है, आपको एक राह दिखा देता है। फिर आप चूंकि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप वहाँ से पकड़ लेते आपको हैं। प्रॉम्प्ट लिखना आता है या चीज़ें करनी आती हैं, तो फिर आप जितना अच्छा लिख दें, जितना अच्छा लिख लें, इसमें तो उतना अच्छा, एंडलेस है। एंडलेस अभी तो हम बिल्कुल स्टूडेंट हैं, पहली बिल्कुल क्लास सही के, है। और मैं तो बहुत ही बेसिक अभी नहीं, उसके बावजूद भी आपने जो चीज़ें मुझे दिखाई वो बेसिक, आप यही तो आपकी कामयाबी है, जो आपने उस वक्त भी इतनी सारी चीज़ें दिखाई और उसमें भी ये था कि यार मैं भी सीख वो रहा अभी हूँ। समझे इब्तिदा का हाँ, काम है हमारा। लेकिन वो आपके इब्तिदा का काम है, लेकिन आपने उसके अंदर भी इतना करके भी अपने आप को हम्बल रखा हुआ है थ्रू आउट अपना कैरियर। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बातें तो इतनी सारी हैं काशिफ के, ख़त्म ही नहीं होंगी, बट अच्छा लगा एक 1-to-1 बिल्कुल कैजुअल सी तुम्हारे साथ। इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है, और मेरा तो इसमें थोड़ा सा ये भी है कि आप जिनसे इंस्पायर हों और कम से कम आप उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं और वो आपसे जानते हो और वो आपके कहने पे आ सकें, तो ये इज़्ज़त अफजाई होती है, आपके चैनल की भी इज़्ज़त अफजाई होती है, और फिर आपको भी लगता है कि यार उनको भी एक ट्रिब्यूट हो जाता है कि उनको भी लोग जानने वाले अभी भी ऐसे मौजूद होते हैं, जो अगर हमने भी सीखा, हमने देखे आपके, मैंने शुरू ही प्रोग्राम का आगाज़ वहाँ से किया था कि हमने आप जैसे लोगों को देखा जब हम आए, जब मेरा कैरियर शुरू हुआ, तो एग्जैक्टली 10 से 12 ईयर्स का डिफरेंस है मेरे एडवर्टाइजिंग के और आपके दरमियान में। तो जाहिर है उस वक्त जो एस्टैब्लिश नाम हो चुके थे या चीज़ें हो चुकी थी, उसमें चंद एक ही थे। अच्छा, उस वक्त चंद एक, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मीडियम भी एक ही था, ठीक है ना, टफ इंडस्ट्री थी, सिचुएशन भी होती है, बहुत सारे नाम ऐसे थे भी नहीं कि आज तो आप कहीं पे भी चले जाए पता, अच्छा आप भी कर रहे हैं, अच्छा आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। उस वक्त तो ये था कि चंद ही एक नाम थे, और जाहिर है कि एक, लेकिन एक बात और है, करने से पहले पता किसी को नहीं होता ना सर कि कहाँ मंजिल पहुंचाएगी। हाँ, कहाँ मंजिल पहुंचाएगी, बिल्कुल नहीं पता होता है, ये नहीं होता। आप अपना टारगेट ज़रूर रखते हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। देखिए यार, अगर आप अपनी मंजिल पे ना भी पहुँच पाए, अगर आप मतलब कितने परसेंट तक, मैं चाह रहा हूँ असल में बच्चों बहुत जल्दी में, हाँ, नहीं, शॉर्टकट तो देखिए, शॉर्टकट कोई नहीं, शॉर्टकट कोई नहीं है, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, हम भी, अगर आप क्रिप्टो की बात करेंगे तो शायद वहाँ पर शॉर्टकट्स होंगे या वो होंगे, मगर हमारी इंडस्ट्री में आपको एक सर्टन प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा।
हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आप वाकई अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। जितने भी आप उठा के देख लें, यंगस्टर्स में भी जितने देख लें, डे एंड नाइट जो लोग मेहनत करते हैं वो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। और जो थोड़ा सा बड़ा इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो मैंने देखा है उनका हशर अभी ज़रा सी उड़ान भरी होती है कि वापस लैंड कर जाते हैं। तो वो भी मैंने उनको देखा है, बहुत सारे लोगों को। तो मंजिल बुलंद रखिए, मतलब काफ़ी ऊपर रखिए। किसी अच्छी अपनी शेर के ऊपर मैं प्रोग्राम को चाहूँगा कि आप थोड़ी नरेशन के साथ कोई बात करके, किसी का, अजमल सिराज का हो चाहे फैज साहब का हो, तो कोई भी अगर ओके, आपके साथ हो तो हम उस पर एंड करेंगे मैं प्रोग्राम का। एक शेर अजमल सिराज का पढ़ता हूँ और ज़रूर एक अपना आपको ज़रूर अपना सुनाइए। सुना बिल्कुल दूंगा कि क्या अजमल सिराज का शेर बिल्कुल। है कि क्या सितम है कि हमें जिसकी ज़रूरत भी न थी, वाह वाह वाह। क्या क्या सितम है कि हमें हमें जिसकी जिसकी ज़रूरत भी न ज़रूरत थी। भी न थी, बेचकर खुद को वो सामान खरीदा हमने, वाह वाह वाह। बेचकर खुद को वो सामान खरीदा हमने। बंद होने को दुकान है तो ख्याल आया है, वाह। बंद होने को दुकान है तो ख्याल आया है। आया है, फ़ायदा बेच के नुकसान ख़रीदा हमने। वाह वाह। फ़ायदा बेच के नुकसान खरीदा ये हमने। अजमल की क्या बात है शायरी है। और एक मेरा दो क़तात हैं कि जी। चाँद भी छुप गया कहीं जाकर, वाह गिर पड़े हैं ज़मीन पर तारे। वाह वाह वाह। चाँद भी छुप चुप गया गया कहीं जाकर, जाकर, गिर पड़े पड़े हैं हैं ज़मीन ज़मीन पर पर तारे। तारे। आसमां थक के चूर है लेकिन वाह ख़त्म ये रात हो नहीं पाती। वाह वाह किस कदर मिल रहा हूँ लोगों से, वाह पर मुलाकात हो नहीं पाती। वाह 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 किस वाह। कदर मिल मिल रहा रहा हूँ हूँ लोगों लोगों से, मगर पर मुलाकात हो नहीं पाती। पाती। मेरे चारों तरफ हैं आवाज़ें, वाह पर कोई बात हो नहीं पाती। वाह। थैंक इसी यू काशिफ, बहुत इसी अच्छा लगा। खूबसूरत आई कलाम के होप साथ, कि ये फ़ायदेमंद रहे ये बातें लोगों के नहीं लिए। ये काम भी आएंगी और इसमें बहुत सारे लोग जो है ना एडवर्टाइजिंग के और जो नए सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, इंशाल्लाह उन वो उससे फ़ायदा भी उठाएंगे। और मेरे इस पूरे प्रोग्राम का करने का मकसद भी आप जैसे लोगों के साथ यही है कि हम किसी के लिए कोई अच्छी बात छोड़ जाएं, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल डिजिटल दुनिया है, ये हम चले जाएंगे, बातें रह जाएंगी। बिल्कुल। हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।